मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज़ होना। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखो एग्जांपल लेकर चलते हैं। प्योर मैटर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, फ्रीज होता है, यानी 273.15 केल्विन पर फ्रीज होता है। अगर इस वाटर के अंदर हम सॉल्यूट ऐड कर दें तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर और ज़्यादा घटेगा। ठीक है, मतलब पहले 0 डिग्री में हो रहा था, अब क्या हो सकता है कि -2, -3, -4, -5 तक जाए। ठीक है, तो डिक्रीज़ होगा इन दी सेंस। अगर एक स्केल है, देखो अगर मेरे पास क्या है, एक स्केल है जिसमें ये मेरा क्या है, 0 है, -1, -2, -3। ठीक, अब क्या बोल रही हूँ मैं कि जो प्योर वाटर है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पे वो फ्रीज़ हो रहा है। ठीक, अब मैंने इसमें क्या कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दी। क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो क्या होगा, अब इसका जो 0 डिग्री पे वो फ्रीज़ हो रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वो -1 में भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है, -3 में भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो 0 डिग्री पे वाटर मतलब 273.15 केल्विन पे वाटर क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। मतलब 0 से -1 की तरफ और घटेगा। पहले वाटर जो है इजीली 0 पे क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था, आइस में कन्वर्ट होता था। अब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट ऐड कर देंगे, और सॉल्यूट कोई भी, हमने जैसे कॉलिगेटिव में देखा था कि सॉल्यूट कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसका जो नेचर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है, सॉल्यूट के मास से। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। क्या देखते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास देखते हैं। वो भी किसका, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करके समझते हैं। ठीक है, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था ना, सेम हमको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में प्लॉट ग्राफ करना है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता कैसे है, और इससे सॉल्यूट का मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ले रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो वाटर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वाटर जो है वो हमने बोला है कि 273.15 केल्विन पर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा था। प्रेशर हम लेते हैं 1 atm। हम क्या ले रहे हैं, प्रेशर 1 atm। ठीक, तो 1 atm। अब यहाँ पर प्योर फेज का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो प्योर स्टेट को कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था 273.15 केल्विन पे ये क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमारा सॉरी ये थोड़ा इधर आ गया है ना, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे लेंगे, ये प्योर फेज में है तो T0F लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, प्योर फेज में है तो T0F। अभी वाटर में कोई भी सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्वेंट में, मतलब हमने वाटर लिया, इसमें हम कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं मतलब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा, मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो होगा, मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा वो अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख लेते हैं हम, 271.15 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर
क्या हो गया, सॉल्यूशन जब हमने सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो जो टेम्परेचर है उसका डिक्रीज़ हो गया, घट गया। तो कितना ले लिया हमने, अप्रॉक्सीमेटली 271.15 केल्विन ले लिया। तो ये हो गया टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, जिसका किसका, ये हो गया सॉल्यूशन का। तो प्योर स्टेट से इम्प्योर स्टेट से मतलब है कि सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड करने पर टेम्परेचर के फ्रीजिंग पॉइंट पर कितना डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर के फ्रीजिंग पॉइंट पर कितना डिफरेंस आएगा। अब हम इसको क्या ले लेंगे, TF जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या लेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा TF से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ गया। क्या हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ गया। तो चेंज आ गया है यहाँ पर, ये देखो, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम, टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है तो इसका सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन के टेम्परेचर से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आपका डेल्टा TF इक्वल टू, अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो मैं प्योर स्टेट से माइनस कर दूंगी किसका, इम्प्योर स्टेट का, ठीक है। तो अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है, आप ऐसे समझो कि आप अपने घर पर आइसक्रीम बनाते होंगे तो उसको फ्रीज़ भी करना पड़ता है। तो नोटिस करोगे कि नॉर्मल आइस क्यूब फ्रीज़ करना होता है तो 2 घंटे 3 घंटे में नॉर्मली वो आइस क्यूब में चेंज हो जाता है, लेकिन आप आइसक्रीम को फ्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यू विल नोटिस दैट इट इज़ टेकिंग मोर देन दैट ऑफ टाइमिंग, बिकॉज आपने आइसक्रीम में कस्टर्ड ऐड किया, शुगर ऐड किया, ड्राई फ्रूट्स ऐड किया, डिफरेंट चीज़ें ऐड की, तो उसके कारण आइसक्रीम को फ्रीज़ होने में 6 घंटे से लगभग, मतलब 6 घंटे भी लगते हैं, 10 घंटे भी लगते हैं बनने में। तो एक और एग्जांपल दूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर स्नोफॉल होते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोग अपने घर के आगे क्या करते हैं, वो एक्चुअली सॉल्ट को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है, सॉल्ट होता है एज अ सॉल्यूट, तो आइस के अंदर घुल जाता है, और आइस जो वहाँ पर 0 डिग्री पर हमें मिल रहा था, फ्रीज़ हो रहा था, अब सॉल्ट के साथ मिलकर आइस के फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है। जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट था उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब यहाँ पर 0 डिग्री पर आइस फ्रीज़ हो रहा था, वहाँ पर वो टेम्परेचर डिप्रेशन हो रहा है, मतलब और कम हो जाएगा। मतलब 0 पर वो आइस फ्रीज़ हो रही थी सॉल्ट ऐड होने पर, अब उसको लगभग -5 डिग्री चाहिए। अब एक रात में तो ये पॉसिबल नहीं 0 डिग्री से डायरेक्ट -5 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाएगा, सीधा जो आइस था वो सारे के सारे पिघल जाएंगे और रोड जो है वो साफ़ हो जाएगी, और इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या लिया, टेम्परेचर वर्सेस हमने वेपर प्रेशर लिया। क्या हो रहा है, प्योर स्टेट पर वाटर था, यानी कि T0F, ठीक है, प्योर स्टेट था, तब वो वहाँ पे टेम्परेचर 273.15 केल्विन ये आराम से फ्रीज़ हो रहा था। अब जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 2 डिग्री और क्या हो गया, घट रहा है, यानी फ्रीज़ होने के लिए हमें 2 डिग्री और कम होना पड़ेगा। ये तो 271.15 जो है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर मुझे निकालना है देन वी विल गेट द फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि डेल्टा TF इक्वल टू डेल्टा नॉट F माइनस T0F माइनस TF। तो डैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब मेन फार्मूला पर आते हैं, हमें डिटरमाइन करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का, मतलब W2 को, है ना, मोलर मास डिटर्मिनेशन में करना है ना हमको। तो फॉर्मूला हमारा बनता है कि हमें पता है कि जो हमारा डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोलरिटी पे। तो ये डिफरेंस कब आएगा, जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, किसमें, मोलैलिटी में, ठीक है। तो जब हमने इसमें सॉल्यूट ऐड किया तभी तो हमारे क्या आया, टेम्परेचर में डिफरेंस आया, ठीक है। तो हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के।
तो हमें पता है, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा था कि मोलालिटी क्या होता है। ठीक है, तो हम मोलालिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो m इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये हम लिख सकते हैं ना। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेना है, तो डेल्टा टी एफ के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास के एफ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम इंटू एम। तो यहाँ पे हमारा के एफ क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब अगर मुझे M2 के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, M2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, निकालना है, तो यहाँ पर कैसे फॉर्मूला पुट ऑन होगा, तो कैसे होगा, हम M की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, W1 इंटू M2, और हमें M2 निकालना है तो M2 इधर आ जाएगा। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल फार्मूला। क्या आ गया, फाइनल फार्मूला। देखो, जहाँ पर वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हटकर कुछ और आ रहा है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जितने टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर ले रहा है, और सॉल्यूट को ऐड करने पर उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में एक प्योर सॉल्वेंट जितने टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहा था उसमें सॉल्यूट ऐड करने पर क्या है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, एलिवेशन हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर इसका टेम्परेचर घट रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल 2.9 जो है वो आपकी बुक में ही दे रखा है। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इज़ मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे दे रखा है कि जो इथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2 है, ये आपका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है, कितना दे रखा है, 45 ग्राम दे रखा है। किस में ऐड कर रहे हैं हम, 600 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एक तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन मतलब इनके टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकालना है, और आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला C6H6O2 है। क्या है आपका, इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C6H6O2। कितना दे रखा है आपको, 45 ग्राम दे रखा है। ठीक है, जब हमने इसमें क्या करा, वाटर कितना, 600 ग्राम वाटर में हमने 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को ऐड किया। ठीक है, मिक्स किया, तो ग्लाइकोल क्या हो गया, सॉल्यूट, और सॉल्यूट को क्या लेते हैं हम, W2। सॉल्यूट को क्या लेते हैं हम, W2 दे रखा है। सॉल्वेंट दे रखा है हमें 600 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको W2 दे रखा है, W1 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डेल्टा TF निकालना है और TF निकालना है। ठीक, तो डेल्टा TF के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF के लिए KF इंटू M। तो
यहाँ पे आप देखना आपके बुक में टेबल में KF की वैल्यू देखनी है। हर सॉल्वेंट का एक फिक्स KF वैल्यू दे रखा है। तो वाटर का KF वैल्यू क्या दे रखा है आपके पास? वाटर का KF वैल्यू क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? 1.86, ठीक है। और मोलैलिटी कितनी दे रखी है? 1.21, ठीक। तो यहाँ पे डेल्टा TF इक्वल टू KF की जगह आपको क्या लिखना है? वैल्यू पुट आउट करनी है 1.86 इंटू 1.21, ठीक। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? डेल्टा TF इक्वल टू 2.232 केल्विन। तो ये आपके पास क्या आ गया? डेल्टा TF, ठीक है। तो कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको, कौन कौन सी? डेल्टा TF और एक TF। तो फॉर्मूला क्या ले लिया हमने? ये, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो मोलैलिटी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट हमको ग्राम में दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे? ग्राम में चेंज करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है? सॉल्वेंट ग्राम में 600, उसको हमको किस में चेंज करना है? किलोग्राम में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 0.5 kg सॉल्वेंट आ जाएगा, है ना। 0.5 kg सॉल्वेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है। तो हमारे पास वेट दिया हुआ है, किसका? किसका वेट दिया हुआ है? गिवन मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया इथिलाइन ग्लाइकोल का? C2H6O2। तो इसका जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 62। तो 62 क्या हो गया? मोलर मास। इथिलीन ग्लाइकोल का वेट दिया हुआ है, मोलर मास आ गया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप? वेट बाय मोलर मास। तो 45 वेट दे रखा है, मोलर मास 62 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.725, क्या आ जाएगा? 0.725। तो राउंड ऑफ में हम क्या ले लेंगे? 0.73। तो अब फॉर्मूला कहता है कि हमें मोलैलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हमारा जो ये वाटर का आपका मोलर मास आया है, तो ये कैसे आया है? 1.21 कैसे आया है, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 0.73। और यहाँ पे आपका मास कितना था? 0.6। तो इन kg। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 1.21 मोल पर kg। क्या आ गया? ठीक है। तो हमने वहाँ पे यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करके हमारे पास क्या आ गया था? डेल्टा TF। तो डेल्टा TF आ गया। अब हमको क्या निकालना है? TF। तो TF निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, ये फॉर्मूला आता है। तो डेल्टा TF हमारे पास आ गया 2.232 इक्वल टू T0F, ठीक है। तो T0F जो है हमें पता है कितना है? 273.15। इतने में फ्रीज होता है ना वाटर, और TF हमको निकालना है, ठीक। तो ये यहाँ पे माइनस में है, मतलब हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक। तो अब इन दोनों का हमें क्या करना है? तो हमारा TF 2.73, देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या निकालना है? TF निकालना है। तो TF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमारे पास जो आंसर आता है 1.86 जो हमारा KF है, ठीक है। उस KF को हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा TF। तो ये डेल्टा TF नहीं आया अभी तक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.2F, सॉरी ये हमारा डेल्टा TF आ गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे
इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर। अब हमें TF निकालना है, तो 273.1 से हम किसका माइनस कर देंगे, इसका 232 को क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास TF क्या आ जाएगा, TF हमारे पास, जब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करके माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 270.918। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या आया। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। क्लियर। तो यहीं पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है। पार्ट 7 में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।